हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे हम लोग जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही वीवीआई है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। और बात करते हैं 69 बीपीएससी का। तो 69 बीपीएससी से संबंधित देखिएगा कुछ ऐसे शब्दावलियाँ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको मिलेंगे जो हम कोशिश किए हैं कि इस चीज़ को आपको करा दिया जाए। ठीक है, तो 69 बीपीएससी में देखेंगे हम लोग। तो अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, कम से कम 10-15 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार को मिला दिया भी जाए तो 2-4 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 12 प्रश्न जो है निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और इसका संबंध कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट से भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग बारी बारी से इसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे ताकि जल्दी फटाफट हो जाए हम लोग का। तो देखिए, कहता है यहाँ पे कि जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, यानी कि एक वर्ष में, ठीक है, कहता है कि जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर एक अंक में हो, किस में? तो एक अंक में हो, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कहता है कि एक अंक में हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, इसे मंद या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। मंद या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, एक रिवीजन फटाफट हो जाए तो, ताकि आपको जब भी प्रश्न कभी इस तरह से आएगा तो निश्चित तौर पे बन जाता है। ठीक है, देखिए, कहता है कि जब मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, कहता है कि जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, कहता है कि औसतन 3 से 6% के बीच में हो। कितना? 3 से लेकर के 6% के बीच में अगर हो वार्षिक दर इसका, तो कहता है कि बताइए उसे हम ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसको चलती हुई स्फीति या चलती हुई मुद्रास्फीति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जब बात हो रहा है कि एक अंक से कम हो, तो देखिएगा ये होता है मंद या रेंगती हुई मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2 अंकीय या 3 अंकीय हो तो ऐसी स्फीति को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कुदती मुद्रास्फीति कहा जाता है। कुदती मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला देखिए, कहता है कि अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये देखिए, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित हो जाता है। किससे? तो मुद्रा के प्रचलन से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, 5 कहता है कि मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या, कहता है कि मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो कौन सा अर्थशास्त्री हो जाते हैं? ये देखिए, अल्फ्रेड मार्शल इनका नाम है। अल्फ्रेड मार्शल इनका नाम है, जिन्होंने मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या दिया था। अगला देखिए, कहता है कि कुजनेट्स वक्र, कौन सा? तो कुजनेट्स वक्र की बात करें तो उल्टे यू आकार का किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, आय की असमानता और आर्थिक विकास से इसका संबंध हो जाता है। आय की असमानता और आर्थिक विकास से इसका संबंध हो जाता है यू आकार का, जिसको बोलते हैं कुजनेट्स वक्र बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, कहता है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत कहने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? कहती है, बताइए कि ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत कहने पर मांग क्या हो जाता है? मांग बढ़ जाता है। तो ऐसी क्या कहलाता है? तो देखिए, फिफेन, ये जो गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन गुड्स जिसको बोलते हैं, इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम, कहता है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब होता है? ये जो सवाल है आपके लिए बहुत वीवीआई है। तो 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। 1 जनवरी 1949 को भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने
केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त, ठीक है, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त कितने स्थानीय बोर्ड होते हैं। ठीक है, आरबीआई में देखेंगे तो एक अपना जो मुख्य है उसका एस्टैब्लिश है और दूसरा कहता है कि बताइए कितने स्थानीय बोर्ड होते हैं। तो स्थानीय बोर्ड की अगर संख्या देखा जाए तो संख्या 4 हो जाता है, जो कहाँ कहाँ स्थापित किया गया। देखिए, मुंबई हो जाता है, कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई हो जाता है और नई दिल्ली में ये 4 जो स्थानीय बोर्ड हैं यहाँ पे स्थापित किए गए। ठीक है, देखिए अगला सवाल कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख हो जाते हैं। नाम क्या होता है, सीडी देशमुख इनका नाम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है यहाँ पे सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। कहता है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है पूर्ण रूप देखेंगे तो कहता है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है और 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, कहता है केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है। कौन हो जाएगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, आरबीआई के द्वारा होता है। केंद्र और कहता है केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन आरबीआई करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि ऐसे वाणिज्यिक बैंक, कहता है कि ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, 3 को देखिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नाम से जाना जाता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नाम से जाना जाता है, याद करिएगा। कहता है कि 1934 के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित यही इसी बैंक को रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित प्रथम प्रयास किस आयोग द्वारा किया गया, तो कौन सा आयोग हो जाता है, आयोग याद रखिएगा, और ये आयोग है हिल्टन यंग आयोग। कौन सा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1926 में जो आयोग का मतलब ये था सुझाव दिया गया। ठीक है, और कौन सा, तो केंद्रीय बैंक की जो आरबीआई बैंक के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बैंकिंग प्रणाली जब आप पढ़ेंगे ना तो 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है, इसलिए बैंक जो है भारत का जो बैंक है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक टॉपिक ही है। अर्थव्यवस्था जब पढ़ रहे होंगे तो बैंकिंग प्रणाली आपको मिलेगा और वहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है, एकदम गारंटेड। इसलिए देखिएगा ये बैंक का क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 1 जुलाई 1955 को हो जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के तहत भारतीय स्टेट बैंक के लिए एक वर्ष क्या आता है, 1 जुलाई 1955। अगला देखते हैं हम लोग, कहता है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों का, कौन सा, शहरी सहकारी बैंकों का किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाया गया, तो कब होता है, 1949 का अधिनियम था। ठीक है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा इस सबको अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारत के 4 शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में भारतीय सिक्कों को यानी कि ढालने का जो टकसाल है वो स्थापित किया गया। ठीक है, कितने शहरों में, 4, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में भारतीय सिक्कों टकसाल को ढाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, और ये देखिए ये सवाल बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है तो किसका हस्ताक्षर हो जाएगा, तो देखिए भारतीय वित्त सचिव होते हैं, जो भारत के वित्त सचिव होते हैं उन्हीं का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे, और बाकी का जो नोट होता है उस पे सबका हस्ताक्षर आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उन्हीं का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय नोट पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 17 भाषाओं का अंकन आपको मिलेगा।
अगर आप नोट देखते होंगे तो उसमें काउंट कर सकते हैं, 17 भाषाएं हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं हैं? तो 17 भाषाओं में उसको अंकन किया गया, हिंदी एवं अंग्रेजी को मिला करके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति, कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति आपको आरबीआई के द्वारा बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, कहता है कि ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये जो समिति है जिसको बोला जाता है मौद्रिक नीति समिति, जो 27 जून 2016 को आया। ठीक है, कौन सा? तो मौद्रिक नीति समिति। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत की शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती है, मौद्रिक नीति भी बनाती है और मौद्रिक नीति का भी नियंत्रण करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाता है? महंगाई घट जाएगी। क्या हो जाता है? तो महंगाई घट जाती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अगर रेपो दर को, रेपो रेट को अगर बढ़ाता है तो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो महंगाई क्या हो जाएगी? महंगाई घट जाती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कौन सा? तो वाणिज्यिक बैंक पूछता है, कौन सा हो जाएगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्टेट मतलब एसबीआई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कहता है कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्मार्ट मनी। ठीक है, स्मार्ट मनी का जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा भौतिक वीवीआई हो जाता है, और ये क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? तो याद रखिए ये क्रेडिट कार्ड के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि वाणिज्यिक बैंक किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? कहता है कि वाणिज्यिक बैंक जो है किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? तो याद रखिएगा इसमें कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग तथा कमज़ोर वर्ग के लिए ही देता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? ठीक है, कहता है कि किस प्रकार के खाते पर खाता धारक को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता? तो खाता हो जाता है चालू खाता, यानी कि करंट अकाउंट जब आप खुलाते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 28 नंबर देखेंगे। 28 देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, कहता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखिएगा 1 जुलाई 1964 को इसका स्थापना किया गया। आईडीबीआई का 1 जुलाई 1964 को इसका स्थापना किया गया। कहता है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य रुपयों की परिसंपत्तियां रखनी होती है? तो कितना हो जाएगा? 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। कितना? तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बैंक को हानि से बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो केवल अल्पकालीन ऋण देना। केवल अल्पकालीन ऋण देने से बैंक को हानि नहीं होता है और वो फायदे की तरफ में अग्रसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, और ये देखिए ये सेशन आपके रिवाइज के लिए बहुत ही अच्छा है, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, टाइम तो बहुत कम है, नहीं तो बहुत सारा डिस्कशन दिया जा सकता था। ठीक है, तो फटाफट देखिए क्योंकि इससे आपको टाइम भी नहीं जाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो फैक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और टारगेटेड अगर बात करें तो 69 बीपीएससी के लिए ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के घटक कौन हो जाते हैं भाई? तो देखिए मुद्रा कागज़ के नोट तथा सिक्के एवं डिमांड डिपॉजिट दोनों हो जाते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगला कहता है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, ठीक है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा 5 नवंबर 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। कब? तो 5 नवंबर 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे
कि रिजर्व बैंकों में, कहता है कि जिन बैंकों में सरकार के शेयर बहुत, देखिए कहता है कि जिन बैंकों में सरकार के शेयर बहुमत में होते हैं, पूछता है क्या कहलाता है, तो देखिए ये सार्वजनिक बैंक हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि किस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक कहा जाता है, तो राज्य सहकारी बैंक हो जाता है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस बैंक को खोलने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना है, तो क्या हो जाएगा, तो भारतीय डाक भुगतान बैंक हो जाएगा, भारतीय डाक भुगतान बैंक हो जाएगा, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है, चक्रवर्ती कमेटी का संबंध पूछा जा सकता है किससे है, तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली को पुनर्संरचना से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 36 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे दो मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में। कितने भागों में, तो दो हो जाते हैं, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि पूंजी बाजार से किस तरह का ऋण प्राप्त होता है, पूंजी बाजार से किस तरह का ऋण प्राप्त होता है, तो दीर्घकालिक ऋण हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए कहता है यहाँ पे मुद्रा बाजार से किस तरह का ऋण होता है, तो अल्पकालीन हो जाएगा। कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, ठीक है, क्या कहता है, कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1992 को हो जाता है। कब, 12 अप्रैल 1992 को हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 40 नंबर देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि सामुदायिक बाजार को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ये सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, कहता है कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, क्या हो जाता है, तो वित्तीय बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थापना किस वर्ष किया गया। ठीक है, किस वर्ष होता है, तो ये हो जाएगा 9 जुलाई 1875 को। 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होता है। कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यवसाय को किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो एक होता है थोक ऋण बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 44 और 45 होता है। कहता है कि सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है, तो इसको क्या होते हैं, विनिवेश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी लागू किया गया कब, तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो जीएसटी है कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा होता है। ठीक है, कहता है कि प्रत्यक्ष कर जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं का मुख्य रूप से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, इनकम पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि आय पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आय पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारत में आर्थिक विषमता, कहता है कि भारत में आर्थिक विषमता को कम करने के लिए किस प्रकार की कर प्रणाली सहायक होती है, किस प्रकार की कर प्रणाली यहाँ पे सहायक हो जाती है, तो उसका आंसर हो जाता है प्रगतिशील या प्रगामी कर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि मूल्य वर्धित कर जिसको वैट के नाम से जानते हैं तथा वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, किस प्रकार के कर हैं भाई, तो किस प्रकार के कर हो जाते हैं, तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। कौन सा, अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि आयकर में प्राप्त समस्त राशि केंद्र सरकार को क्या किया जाता है,
केंद्र सरकार को जाती है। ये ऐसे पूरा आंसर बन दिया है, ठीक है। कहता है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है। कहता है कि निगम कर किस पे लगाया जाता है, तो कंपनियों की निवल आय पर लगता है, नेट इनकम पे लगता है। किस पे लगता है, तो नेट इनकम पे लगता है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से बोलते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निगम कर किस प्रकार का कर है, जो बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है प्रत्यक्ष कर हो जाता है, डायरेक्ट कर हो जाता है। कहता है कृषि आयकर किस सरकार के राजस्व का स्रोत होता है, तो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार का ये सोर्स हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि भारत में किस एक कर को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हो जाते हैं, तो कौन सा हो जाता है, तो कृषि आयकर हो जाता है। कौन सा, कृषि आयकर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो जाएगा। कहता है कि विज्ञापन कर और स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा, तो देखिएगा स्टाम्प शुल्क हो जाएगा, या विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट टैक्स होता है, इसको अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 56 नंबर देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय जिस पर कर अदा करने से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किया जाता है, वह आय क्या कहलाती है, तो देखिएगा इसको काला धन बोलते हैं, ब्लैक मनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस प्रणाली के अंतर्गत, कहता है किस प्रणाली के अंतर्गत आय की दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है, तो ये हो जाता है प्रगतिशील कर प्रणाली में, ठीक है। कहता है कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने कब और कब दिया, ठीक है। तो देखिए KN राज्य समिति हो जाते हैं, कौन सा, KN राज्य समिति हो जाते हैं, ये 1972 में इन्होंने दिया। कब दिया, तो 1972 हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे, कहता है कि कृषि आय कर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया, तो ये देखिए बिहार में 1938 में लगाया जाता है, ठीक है, बिहार में 1938 में। कहता है केंद्र तथा राज्यों के बीच स्वायत्ता युक्त वित्तीय संबंध को व्यवस्था कब प्रस्तुत किया गया, तो ये देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 61 नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से सभी केंद्रीय करों को विभाज्य निकाय में ला दिया गया, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है, तो देखेंगे 80 संविधान संशोधन के द्वारा ये हो जाता है, ठीक है। ये संविधान संशोधन जो होता है 80 संविधान संशोधन हो जाता है। कहता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो देखिए भूख से मुक्ति से हो जाता है, भूख से मुक्ति से इसका संबंध हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए कहते हैं यहाँ पे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब और किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो देखिए 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान नाम की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय हो जाता है, इसी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। अगला देखिए, कहा जाता है कि सरकार के आय, कौन सा, सरकार के आय एवं व्यय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लोक वित्त बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए सार्वजनिक आय व्यय ऋण संबंधी क्रियाओं तथा घाटे के प्रबंधन से संबंधित नीतियों को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए राजकोषीय नीति कहा जाता है, ठीक है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। अगला देखते हैं, कहता है कि भारत में शून्य आधारित बजट, कहता है कि भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष से पहली बार प्रारंभ किया गया, तो देखिएगा 1987 ईस्वी में वित्त मंत्री बीपी सिंह के द्वारा शुरू होता है, ठीक है, बीपी सिंह के द्वारा शुरू होता है। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि शून्य आधारित बजट का निर्माण, कहता है कि शून्य आधारित बजट का निर्माण 1969 में किसने किया था, तो पीटर ए पायर ने किया था। कौन, पीटर ए पायर हो जाते हैं, ठीक है। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसके अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग को आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 69 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के सामने रखना आवश्यक होता है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 112 के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, कहता है कि
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुगम सेठी के द्वारा इसको पेश किया गया। कहता है कि यदि अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम हो तो उसे किस प्रकार का बजट कहा जाता है? तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। याद रखिए किसका? तो घाटे का बजट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा परीक्षण कौन उपलब्ध कराता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो जाता है। ठीक है। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को संचित निधि का वर्णन है? अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद? 266 के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी वैधानिक रूप से अधिकृत भुगतान किस कोप से किए जाते हैं? तो ये संचित निधि हो जाएगा। क्या हो जाता है? संचित निधि हो जाता है। कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया है? तो अनुच्छेद 267 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 267 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि संसद में भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1950 में हो जाएगा। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि किसके कारण होती है? तो राजकोषीय घाटा के कारण हो जाता है। किसके द्वारा? तो राजकोषीय घाटा के द्वारा हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह किसके बराबर हो जाता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। ठीक है, किसका? तो राजकोषीय नीति का हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि निष्पादन बजट प्रणाली की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में कब? 1991 से हुआ है। और भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। कहता है कि राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार के किस प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो कर राजस्व को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि आर्थिक स्थिरता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है। कहता है कि ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है। कहता है कि भारत को संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायक अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। इसका चर्चा आपको 280 आर्टिकल में मिलेगा। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सार्वजनिक लेखे का विवरण है? तो अनुच्छेद 266 के 11 हो जाएगा। कहता है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहता है क्या? अधिक रहेगा। कहता है कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? तो पूंजीगत घाटा कहा जाता है। कहता है कि जब बजटीय घाटे में उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाती है? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व का आशय किस संतुलित करने से होता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व का आशय किसे संतुलित करने से? तो वित्तीय घाटे को। कहता है कि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक क्रेता और कई विक्रेता होते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। कहता है कि समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? समानांतर यानी कि ब्लैक मनी कहा जाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए, कहता है ब्लैक मनी हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है किस प्रकार का ब्याज कीमतों का नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो देखिए पूर्ण स्पर्धा बाजार कहा जाता है इसको। ठीक है। कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। कहता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अमेरिका से संबंधित हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि हरित क्रांति किस राष्ट्र में
सबसे पहले प्रारंभ किया गया तो मैक्सिको में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी विकास हो जाता है। कहता है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो जूट उत्पादन से हो जाता है। किसका? स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कहता है कि कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1965 को, याद रखिएगा। कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया कब? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो लागत प्रभावित दृष्टिकोण पर आपको आधारित हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1966-67 हो जाता है। ठीक है, कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कहता है कि भारतीय संविधान में कृषि का राज्य सूची के अंतर्गत क्या है? इसको रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि कृषि क्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय आय में लगातार घटना मुख्यतः किस संक्रमण को दर्शाता है? तो अल्प विकसित से विकसित अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, कहता है कि भारतीय उद्योगों का विकास बहुत समय तक किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो कृषि क्षेत्र पर हो जाता है। कहता है कि बागवानी कृषि के विकास पर बल दिया गया। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो 2012 से 17 के मध्य में चला। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 109 देखेंगे। कहता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? तो देखिए कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कहता है यहाँ पे, कहता है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। अगला सवाल कहता है कि भारत में हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हैं? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाता है। कहता है कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाता है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो देखिए सबसे पहले आप एग्रीकल्चर को पकड़ लीजिए, उसके बाद उद्योग को पकड़िए, उसके बाद उत्पादन और उत्पादकता को पकड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग प्रणाली पढ़ लीजिए, उसके बाद जो संगठन है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो अभी जो नया नया जो डाटा है, जैसे बजट हो गया, सर्वेक्षण हो गया, उसको ज़रूर देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छा से। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।